चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को डीपीएसपी पार्ट 3 के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि उसमें क्या क्या टॉपिक अभी हमारा छूटा था, उसको हम आज कवर करते हैं। और जो आपको समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगी। स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था आर्टिकल 51 के बारे में। अब हम क्या करेंगे कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अंतर बताएंगे, क्या क्या अंतर होता है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी मौलिक अधिकार यह भाग 3 में इसका वर्णन है, और जो डीपीएसपी है यह इसका भाग 4 में वर्णन है। मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या होती है? परिवर्तनीय होती है, जबकि हमारे जो डीपीएसपी है इसकी प्रकृति गैर परिवर्तनीय होती है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है और डीपीएसपी यह गैर न्याय योग्य है। मौलिक अधिकार नकारात्मक है क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका दोनों के कार्य पर प्रतिबंध का आरोप करते हैं, और जो डीपीएसपी है सकारात्मक है। यह कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर प्रतिबंध का आरोप नहीं करते हैं। डीपीएसपी नैतिक दिशा निर्देश है। मौलिक अधिकार ये व्यक्ति पर केंद्रित होता है, और जो हमारा डीपीएसपी है समाज केंद्रित होता है। मौलिक अधिकार यह राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, और जो हमारा डीपीएसपी है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये पॉइंट अधिकतर दोनों में कंपेयर पूछ लेता है, कोई 1 नंबर में 2 नंबर में अधिकतर पूछता है। अब इसके आगे के हम आपको बताते हैं। अब हमारा आ गया मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में संघर्ष। सर्वोच्च न्यायालय एक चंपकम दुराई राजन 1951 में कहा गया है कि सरकार ने डीपीएसपी को मौलिक अधिकार से अधिक प्राथमिकता दी है। सरकार ने डीपीएसपी को मौलिक अधिकार से अधिक प्राथमिकता दी है। डीपीएसपी इज ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट। ये हम इसका डीपीएससी का जो हमारा आरक्षण जैसे बात कही गई है 46 में है, वो आरक्षण की बात करता है। और जो लोकनाथ केस 1967 है, इसमें क्या उल्लेख किया गया है कि मौलिक अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय के नीति निर्देशक तत्व से अधिक प्राथमिकता दी गई है। फंडामेंटल राइट इज ग्रेटर देन डीपीएसपी। इसमें मौलिक अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने नीति निर्देशक तत्व से अधिक प्राथमिकता दी है। इसके सेकंड पार्ट है कि सरकार ने 25वां संविधान संशोधन किया इसके माध्यम से आर्टिकल 31C जैसा जोड़ा, जिस नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार पर अधिक प्राथमिकता देता है। इसमें हमारा 3 है, 39B 39C इज ग्रेटर देन, जो डीपीएससी का पार्ट है, ग्रेटर देन 1931 फंडामेंटल राइट। ये जो 39B है और C है ये डीपीएससी का पार्ट है, ग्रेटर है फंडामेंटल राइट के 14/90/31 से। सर्वोच्च न्यायालय ने मेनवा मिल्स 1980 में मौलिक अधिकार और डीपीएससी को एक दूसरे का पूरक माना है। क्या माना है? एक दूसरे को पूरक। सर्वोच्च न्यायालय ने मेनवा मिल्स 1930 में और मौलिक अधिकार को डीपीएससी को एक दूसरे से पूरक माना है। एक सिक्के का दो पहलू, जैसे कहा गया कि एक सिक्के का दो पहलू कहा, क्योंकि संविधान का मूल ढांचा है, क्योंकि यह संविधान का मूल ढांचा है। वर्तमान में 39BC को जो है को 14/90/31 पर प्राथमिकता दी जाती है। अब हम देखते हैं कि डीपीएससी का वर्गीकरण कितने तरीके से किया। अध्ययन की दृष्टि से हम डीपीएससी का वर्गीकरण करते हैं। अध्ययन की दृष्टि, जो संविधान में वर्गीकरण नहीं है, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। अब ध्यान दीजिए कि समाजवादी हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। समाजवादी हमारे आर्टिकल्स आते हैं आर्टिकल 38, 39, 39A, 39B, 39C, 41, 42, 43, 46। अब गांधीवादी में 40, 43, 47, 48, 43B। और उदारवादी में आता है 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51। अब ये देखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि समाजवादी और गांधीवादी, उदारवादी। कभी कभी पूछ लेगा समाजवादी, गांधीवादी में कौन कौन से आर्टिकल मतलब सेम है, जैसे 43 इसमें भी है, 43 उसमें भी है। तो ये पूछ लेगा कि 43 इसमें मतलब 43 एक ऐसा आर्टिकल है जो समाजवादी और गांधीवादी दोनों में है। अब इसके आगे के डीपीएससी के बारे में महत्वपूर्ण कथन क्या 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 है जो इम्पोर्टेंट होता है, अधिकतर आपको इसका कथन पता होना चाहिए। प्रोफेसर केपी शाह के अनुसार डीपीएससी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। किसने कहा है? प्रोफेसर केपी शाह ने। और टी कृष्णामाचारी ने क्या कहा कि यह संविधान निर्माताओं की इच्छाओं का कूड़ादान है। ये टॉपिक अधिकतर पूछता है। टीपी
टी कृष्णामाचारी ने कहा कि यह संविधान निर्माताओं की इच्छाओं का एक कूड़ादान है। और आइवर जे निक्स ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व फेबियन समाजवाद की एक झलक दिखाते हैं। अगर जो हमारा गांधीवाद और समाजवाद का मिश्रण होता है। क्या कौन सा मिश्रण? फेबियन समाजवाद क्या होता है? ये गांधीवाद और समाजवाद का मिश्रण होता है। एस सी छागला के अनुसार क्या है कि यदि डीपीएफसी को सही से लागू किया जाए तो भारत धरती पर स्वर्ग बन जाता है। एस सी छागला ने कहा कि यदि डीपीएफसी को सही से लागू किया जाए तो यह भारत धरती पर स्वर्ग बन जाता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है कि डीपीएफसी आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करेंगे। और ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है कि डीपीएफसी एक सामाजिक क्रांति लाने में सहायक है। इनका सेकेंड पार्ट ये भी इन्होंने कहा कि संविधान की आत्मा कहा है डीपीएफसी को। किसने कहा है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने डीपीएफसी को संविधान की आत्मा कहा है। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं नसरुद्दीन। इन्होंने डीपीएफसी 9 वर्ष के प्रथम दिन के बाद है। इन्होंने कहा कि डीपीएफसी जो है 9 वर्ष के प्रथम दिन के बाद का है। और भाग 4 से बाहर डीपीएफसी के बारे में क्या कहा है? जैसे भाग 4 के बाहर डीपीएफसी जैसे आर्टिकल 335, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 335 यह क्या कहता है कि राज्य जो है अनुसूचित जाति जो SC ST होते हैं एवं जनजाति का विशेष ध्यान देगा। किसमें कहा गया? आर्टिकल 335 में कहा गया कि राज्य जो है हमारा अनुसूचित जाति SC ST एवं जनजाति का विशेष ध्यान देगा। आर्टिकल 350 क्या कहता है? आर्टिकल 350 कहता है कि अल्पसंख्यकों को मातृभाषा में शिक्षा देगा। जो अल्पसंख्यक है उनको मातृभाषा में शिक्षा 350A हमारा एक आर्टिकल बताता है। और आर्टिकल 351 हिंदी भाषा का विकास। आर्टिकल 351 में क्या कहा गया है कि हिंदी भाषा का विकास। दोस्तों आप लोगों को ऐसा जहाँ तक मुझे विश्वास है कि अच्छे से समझ में आया है। जो समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका रिप्लाई मैं करूँगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। ओके, बाय बाय।